या बैक टेस्टिंग के बारे में। तो इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे इस तरह के न्यू ट्रेडर्स आते रहते हैं जिनको कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना वो लाइन स्केच बना के जो है ना वो शेयर कर देता हूँ कि कर देता हूँ कि इसके ऊपर हमने किस तरह से काम करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। असल चीज़ यह है कि आपको जब एक टास्क किसी वेबिनार के अंदर जिस तरह से मिल जाता है या किसी वीडियो के अंदर, तो असल चीज़ यह है कि आपने उसको कंप्लीट करना है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर उसके अंदर जितनी डिटेल चीज़ें होती हैं वो डेफिनेटली, जिस तरह मैं आपको कोई सेटअप बताता हूँ 30 मिनट का, आपके साथ मैंने स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग का एक सेटअप शेयर किया। अब उसके ऊपर बैक टेस्टिंग के लिए मतलब 15 दिन थे, और बहुत सारे ऐसे थे हमारे साथ ग्रुप के मेंबर्स जिन्होंने लास्ट 1-2 दिनों के अंदर वो कंप्लीट किया और मुझे अपनी पीडीएफ वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। तो कुछ ने डेफिनेटली अपने पास वैसे डायरी पे नोट कर लिया होगा, लेकिन यह है कि ये 15 दिन का टाइम जो है ना बहुत अच्छा और ज़्यादा टाइम है। इसके अंदर चीज़ें इस तरह से अगर आप करते रहेंगे होती जाएंगी, तो बार बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब हम थोड़ी सी डीप चीज़ों में जाएंगे या उनको फ़िल्टर करने की तरफ जाएंगे आने वाले आगे वेबिनार्स के अंदर, तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, तो फिर आपको वो बेसिक चीज़ जो एडवांस चीज़ें होंगी कि फ़िल्टर किस तरह से करना है, कहाँ पे किस तरह से ट्रेड को देखना है, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो आपको समझ आएंगी। तो अच्छा, इसके अंदर जो जिस सेटअप को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे आपने एक चीज़ देखी है कि मार्केट के अंदर अगर कोई भी नॉर्मल रूटीन के अंदर भी ये चीज़ आपने देखी होगी कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर ये एक बाय जोन आपका पड़ा हुआ है, और ये बाय जोन आपका पड़ा हुआ है, और इसी तरह से एक बाय जोन आपका जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब दो जोन है, दोनों के अंदर अच्छा दो आपके जो है वो बाय जोन पड़े हुए हैं, और अगर मार्केट जो है वो फर्स्ट जोन से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ, ठीक है, यानी कि इस जोन से मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ, मार्केट इसके जो है वो यहाँ पे मूव कर रही है। इवन कि ये चीज़ आपकी फ़िल्टर इनगल्फिंग के अंदर भी काम करती है। फ़िल्टर इनगल्फिंग मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो डबल इनगल्फिंग के अंदर हम ओवरलैप एरिया को जो है वो यूज़ करते हैं समटाइम। उसके अंदर आपको पता है कि बॉडी का एक अपर साइड होती है, एक डाउन साइड होती है, यानी कि वीक वाली साइड होती है। तो वो इस तरह से करके भी दो जोन उसके जो है वो समटाइम बन रहे होते हैं। तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं कि मार्केट अगर अप साइड पे मूव करना है, मार्केट ने जाना है, तो अगर हम इस जोन के ऊपर बैठेंगे तो यहाँ से मार्केट स्मॉल मूव के बाद दोबारा इस जोन के ऊपर आ सकती है, और यहाँ से फिर क्या उसको कहते हैं कि अच्छी मूव जो है वो अप साइड के लिए ले सकती है।
तो किसी भी एरिया के अंदर जब हम जो है वो एनालिसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट आपकी यहाँ पे खड़ी हुई है और उसकी रेंज ये है, हमें लगता है कि ये मार्केट की टोटल रेंज है नीचे से जो बाय के लिए रेंज है, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, ये बाय रेंज है। तो हम जो सबसे लास्ट वाला जो आपका एरिया होता है बाय के लिए, उसको हम कहते हैं डीप एरिया, ठीक है। वो डीप एरिया फॉर बाय फॉर सेल दोनों के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। अगर इसी तरह से अगर मार्केट की रेंज जो है वो यहाँ पे है और ये पूरा का पूरा सेलिंग एरिया हमें लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर H4 भी आ रही है, ब्रेक सेटअप भी पड़े हुए हैं और इस तरह से करके, लेकिन उसके अंदर हम कभी भी किसी ऐसी कैंडल को सिंगल को मार्क नहीं करते जो ख़ास तौर पे किसी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ना आ रही हो और सिंपल कैंडल पड़ी हो, जिस तरह के कोई यहाँ पे आपको 15 मिनट की कैंडल पड़ी है, तो उसको हम इस तरह से मार्क नहीं करते डीप उसके लिए, क्योंकि मार्केट को बहुत कम ऐसे होता है कि अगर उसने बड़ी मूव लेनी है तो उसको स्मॉल टाइम फ्रेम की नीड नहीं होती, ठीक है। स्मॉल टाइम फ्रेम से मार्केट थोड़े पिप्स दे के उसको इजीली ब्रेक कर सकती है, उसके अपोजिट जाके 50-60 पिप की मूव ले सकती है और उसके बाद मार्केट जो है वो ड्रॉप हो सकती है। यानी कि ये कोई फाइनल क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, रिवर्सल के लिए जो है वो यूज़ नहीं होता। इसके लिए आपके पास बड़ा टाइम फ्रेम होना साथ जो है वो ज़रूरी है। और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर ये सीन पड़ा हुआ है इस तरह से करके और वो डीप एरिया बन रहा है या लास्ट एरिया बन रहा है उस रेंज का, तो तब मार्केट डेफिनेटली कि फिर उसके अंदर से मूव करने के प्रॉपर चांस होते हैं। उसमें फिर मार्केट को अपोजिट साइड पे नहीं जाती और सम टाइम तो विक लगा के मार्केट जो है वो इसके अंदर से ड्रॉप हो जाती है। तो जो 15 मिनट आपकी होती है, इसको भी यूज़ करने का जो तरीका है या किस कंडीशन में यूज़ करनी चाहिए, तो वो उसके लिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात जो है वो यहाँ पर बताई है फ़िलहाल। अच्छा, हमारा जो डिस्कस अभी हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जिस तरह आपके पास ये एरिया है बाय के लिए, अब बाय के अंदर जो आपका सबसे डीप एरिया बनता है वो ये बनता है। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर ये भी मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पर भी एक नॉर्मल सी जो है वो कोई एरिया पड़ा हुआ था 15 मिनट का यूं कह लें, लेकिन स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के साथ नीचे पड़े हुए थे। और इन तीनों में से जो सबसे डीप एरिया बनेगा वो ये बनेगा। अब ये वाला हमने किस बेस के ऊपर मार्क किया है, इसके पीछे जो रीज़न हो सकती है वो डेली टाइम फ्रेम की हो सकती है। या तो डेली टाइम फ्रेम का लास्ट एरिया बन सकता है ये, या डेली ब्रेक का लास्ट एरिया बन सकता है, या डबल इनगल्फिंग H4 की अगर पड़ी हुई है तो उसका लास्ट एरिया बन सकता है। सही है, सिंगल H4 की मैं बात नहीं कर रहा। तो डीप हम हमेशा उसी वक्त वर्ड यूज़ करेंगे जब उसकी ये वाली ओवरऑल जो रेंज होगी ना, ये वाली रेंज होगी पूरी की पूरी, ये किसी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग रेंज होगी। अगर बड़े टाइम फ्रेम के साथ स्ट्रॉन्ग रेंज नहीं है, फिर ऊपर और नीचे जो है वो H4 का एरिया पड़ा हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी H4 का एरिया पड़ा हुआ है, तो वो नॉर्मल हम उसके लिए बाय सेल का वर्ड यूज़ करेंगे। डीप हम तभी यूज़ करेंगे जब वो किसी बड़े टाइम फ्रेम के साथ मिलके होगा। तो फिर हम बेसिकली बात उस बड़े टाइम फ्रेम की कर रहे होते हैं कि इस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर डीप एरिया कौन सा पड़ा है जो लोएस्ट लेवल पे या हाईएस्ट लेवल पे मार्केट जिसको टच करके चल सकती है। और लाजमी नहीं है कि ये आपको हमेशा यहाँ पे मिलेगा, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये एरिया आपको यहाँ पे मिले, ठीक है, और नीचे इस एरिया के अंदर कुछ भी ना हो, जितने भी एरियाज़ पड़े हों वो सारे जो सेटअप्स पड़े हों वो सारे के सारे टेस्टेड हों, जितनी भी इनगल्फिंग्स पड़ी हों वो सारी की सारी टेस्टेड हों। तो उसके लिए यहाँ से भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। जो भी हमारे पास डीप एरिया होगा बेसिकली वो उस रेंज का स्ट्रॉन्ग लास्ट एरिया बाय या सेल के लिए वो हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इसी तरह जिस तरह अभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब हम किसी भी जो है वो किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के साथ जो है वो ट्रेड को क्या कहते हैं कि उसको देखते हैं, उसके डीप रेंज से मोस्टली मार्केट जो है वो अपनी बड़ी मूव लेती है 200 पिप्स की, 300 पिप्स की। अब और फिर यूँ कह लें कि वहाँ से मार्केट की समटाइम जो है वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, जिसके अंदर आपकी H4 की कैंडल्स मार्केट
फिर जो है वो 4-5 कैंडल्स की मूव इजीली अप साइड पे जो है वो लेती है। तो इस अभी हमारा जो फोकस है वो इसको जो है वो इसके बारे में हमने लर्न करना है। अब देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आपका डीप एरिया है, ये मैं इस वजह से ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले एक वेबिनार किया था और उसके अंदर मैंने इसके बारे में बात की थी, लेकिन आपकी चीज़ें जो है वो रिवाइज हो जाएंगी, जिनको नहीं समझ लगी उनको पता लग जाएगी। सेम इसी तरह से यही चीज़ जिस तरह अप साइड के लिए हमने मार्क की है, सेम इसी तरह से यही चीज़ आपकी ब्रेक के बाद जो है वो यूज़ होती है। सही है, जब आपने इस रेंज को पूरी की पूरी रेंज को इस तरह से ट्रेड किया है और उसके बाद जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी फिर आपके ये जो लेवल्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लेवल्स हैं, अब इनके अंदर जो आपका डीप एरिया बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो फिर आपका ये एरिया आपका डीप एरिया बनेगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये अप साइड पे ये है, ये तो वैसे मैंने एक एग्जाम आपको देने के लिए लगाया था और ये स्मॉल एरिया था, इसको हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। हम सिंपल इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो दो एरियाज पड़े हुए हैं इनमें डीप एरिया कौन सा है फॉर सेल, वो ये है। ठीक है, अब ये आपका एरिया 60 पिप का ही बन सकता है, 70 पिप्स का, 80 पिप्स का, कितने भी पिप्स का ये एरिया आपका हो सकता है, ये वाला। ठीक है, फिर इसको हमने फ़िल्टर करना होता है और इसको फ़िल्टर करके हम 30 पिप का या 20 पिप्स का या 25 पिप्स का जो है वो जोन निकालते हैं। इसके अंदर आपका ये पूरा का पूरा जो एरिया है जब ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये इस तरह से हम इसको देखते हैं कि ये सेल के लिए यूज़ होता है, ये सेल की तरफ जो है वो क्योंकि बाय का था और जब वो ब्रेक होगा तो डेफिनेटली वो सेल के लिए यूज़ होगा, ऐसा ही है। तो इस वजह से अब इस एरिया के अंदर अगर हम देखेंगे रेंज इसकी यहाँ तक है, ठीक है, ये पूरी की पूरी रेंज है। अब इसको आप डेली ब्रेक भी कह सकते हैं, डेली इनगल्फिंग सेल भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें। और उसके अंदर मार्केट के लिए जो प्रॉपर फिल्टर करके जो एरिया आपके पास पड़ा हुआ था वो ये वाला एरिया अब आपका बनेगा, क्योंकि जो बाय के लिए बड़े टाइम फ्रेम के अंदर से जोन आपका बन रहा है वही सेम टू सेम जोन आपका जब कन्वर्ट होगा तो अपर साइड वाला जोन जो है वो आपका डीप एरिया बन जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये बनेगा उसी वक्त जब इस कैंडल की क्लोजिंग, यानी कि ये वाली जो कैंडल इस तरह से आ रही है पूरी बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर आपकी हो जाएगी और इसके जो ब्रेक होने के चांस होते हैं ना यहाँ से कि इसके ऊपर मार्केट ब्रेक कर जाए, वो बहुत कम चांस होते हैं। मतलब ऐसा जो है वो कम होता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके जो है वो अपोजिट साइड पे निकल जाए। लेकिन जब ये अपोजिट साइड के ऊपर अगर हम ब्रेक कर देंगे तो उसके बाद ये चांस होता है, यानी कि जिसके बाद ये अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से जाती है और मार्केट इसके ऊपर अगर जाके ब्रेक कर देती है इस जोन को, तो फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि जो मेन उस एरिया का जो कोर पॉइंट होता है ना वो ये होता है, अगर इसके अपोजिट जाके कोई भी कैंडल क्लोज होती है फिर मार्केट समटाइम इस एरिया को रीटेस्ट कर देती है, समटाइम विदाउट रीटेस्ट किए मार्केट जो है वो अप साइड पे इस तरह से जो है वो मूव कर जाती है। और फ्यूचर में ये एरिया अगेन अगर मार्केट आती है तो तब भी यूज़ हो सकता है और समटाइम मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकती है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड टाइम के लिए ये एरिया सबसे ज़्यादा जो है वो आपका इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसके बाद हम इस वजह से नहीं देखते क्योंकि जब मार्केट यहाँ से जा रही होती है तो उसके लिए इस एरिया को ब्रेक करना कोई इतना ज़्यादा इजी नहीं होता अप साइड पे जाने के लिए। इस वजह से यहाँ पे कोई H4 बनना, कोई H1 बनना, 30 मिनट बनना बहुत नॉर्मल होता है कि मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे साइडवे हो और साइडवे हो के इसको ब्रेक करने के बाद थोड़ी सी साइडवे हो के बाद यहाँ पे कोई ना कोई इनगल्फिंग बना के फिर मार्केट अप साइड पे निकल जाए और वापसी पे फिर वो इनगल्फिंग जो है वो वैल्यूएबल होगी, ना कि ये एरिया उसको रिस्पेक्ट दे के इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर सकती है। कभी भी आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर इक्वल एरियाज काम नहीं करते, समटाइम विक्स ऊपर होती हैं, समटाइम नीचे होती हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग एरिया ब्रेक हो रहा होता है तो वहाँ पर नया जो है वो जब अगर बायर्स ऐड हो रहे हैं तो डेफिनेटली इनगल्फिंग बाय वहाँ पर बन रही होती है, सेलर्स ऐड हो रहे हैं उसको आप किसी भी वर्ड के अंदर आसानी से समझने के लिए वॉल्यूम कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, या बायर सेलर्स कह लें। अब जब वो ऐड हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि एक नई इनगल्फिंग बनेगी, जब वो नई इनगल्फिंग बनती है फिर उसकी वैल्यू होती है, फिर पुराने एरिया को अगर हम लगा के बैठे रहेंगे तो फिर उसके ऊपर से समटाइम मार्केट मिस करके जा सकती है, समटाइम उसके नीचे जो है वो वीक लग सकती है।
तो इसलिए जो फिर फ्रेश उसके आगे जो एरिया होता है, चाहे वो यहाँ पे ऊपर बने, चाहे वो यहाँ पर बना के उसने जो है वो ब्रेक किया हो, तो हम उसको जो है वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उसके ऊपर हम उसको फ़िल्टर करने की तरफ जो है वो जाते हैं। इस तरह से फिर जो आपके ओल्ड एरियाज़ होते हैं वो फिर मार्केट के अंदर यानी कि पीछे रहते जा रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि वो पीछे चले जाएंगे। फिर आगे नया स्ट्रक्चर, नई चीज़ें, नई मार्केट की डेवलपमेंट जो है वो आगे फिर उसी तरह से सामने आ रही होती है। तो आपको यहाँ पर ये जो चीज़ अभी मैंने बताई है कि जिस तरह के एक डीप एरिया होता है उसको हमने मार्क करना होता है, और फिर अगर वो ब्रेक होता है तो उसके अंदर जो लास्ट वाला एरिया होता है वो आपका डीप एरिया कहलाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास ये बड़ा टाइम फ्रेम होना जो है वो ज़रूरी है। जब ये अप साइड पे था, ठीक है, इसको हम साइड पे कर देते हैं, जब मार्केट यहाँ से सिर्फ अप साइड पे खड़ी हुई थी तो फिर ये एरिया कौन सा था, बड़ा एरिया, ये ग्रीन होगा, सही है, और उसके अंदर ये जोन होंगे। चाहे वो रिस्पेक्ट दे के ब्रेक करे, चाहे वो रिस्पेक्ट के बगैर ब्रेक करे, जब मार्केट ब्रेक करके डाउन साइड पे आ जाएगी और आके यहाँ पे क्लोजिंग दे, नई क्लोजिंग देगी, तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, आपको विक छोड़ेगी और उसके बाद जाके इसके ऊपर अगर वो दोबारा क्लोजिंग देती है और उसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, ये उसका रिजल्ट निकल सकता है, या तो पहले इसको टच करेगी या इसको टच करेगी, यूँ नीचे आ सकती है या इसको ब्रेक करके अप साइड पे जा सकती है। तो उसमें फिर चीज़ें क्लियर नहीं होती। उसके लिए फिर हमें प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करना होता है कि ये एरिया को प्रॉपर ब्रेक हो और उसके बाद हम उसके ऊपर जो है वो ट्रेड करें, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर वाइज समझना, यहाँ पे इस तरह से सिंगल लाइन के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगती हैं, इजी लगती हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब आप माउस हाथ में पकड़ के स्क्रीन पे जाके बैठते हैं और कैंडल्स को देखना शुरू करते हैं तो फिर ये समझ नहीं लगती कहाँ पे शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, कौन सी कैंडल को किस तरह से मार्क करना है। तो इस वजह से इसको आपने समझना है, लेकिन ईजी नहीं लेना। आपको थोड़ी सी ये चीज़ तंग करेगी, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनका जाहिर सी बात है कि स्टार्ट है। मैं कोई आपको इसको ईजी बना के, हलवा बना के नहीं दे रहा कि आपके लिए ये कोई मसला नहीं है। इधर जो भी बंदा, जो भी वीडियो किसी भी जगह पे आप देखेंगे, चाहे वो आप एसएमसी देखें, आईसीटी की देखें, इस जगह पे मैं खुद बना रहा हूँ, यहाँ पे पता नहीं कितने मिलियन ऑफ डॉलर्स हैं, कितने लोगों के, रिटेल्स के, इंस्टीट्यूशंस के जो है वो मार्केट का प्रॉपर जो है वो पीछे बिहेवियर्स हैं, जिसके बाद ये एक एक वीक, एक एक कैंडल जो है वो इस तरह से बनी है। तो इसको समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसको समझना आसान है क्योंकि ये एक बंदा आपको समझा रहा है और अपने माइंड से वो चीज़ जो बता रहा है, वो ड्रॉ कर रहा है, वो इजीली आपको समझ आ रही है। बेसिक, आपने बेसिक इसको समझने के लिए बस आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। लेकिन जब अब बैक टेस्टिंग के लिए जाएंगे तो असल जो बात है वो वहीं पे जाहिर सी बात स्टार्ट होगी। हमने जिस चीज़ को आज डिस्कस करना है वो यही चीज़ है कि देखें, कोई भी आपका जोन है और उस जोन के अंदर कोई भी आपकी जो है वो स्मॉल टाइम फ्रेम की कोई इनगल्फिंग बनती है, जहाँ से हम जो कुछ हमने लर्न किया हम उसके अंदर रहेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता, आपको ब्रेक इनगल्फिंग का पता है, आप ब्रेक इनगल्फिंग को देख के मार्क करेंगे, ठीक है, और उसके लिए मिनिमम टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, H4 होना चाहिए, सही है। मैंने लास्ट वेबिनार के अंदर भी आपको बताया था कि इस टाइम जो H4 के अंदर आप रह के ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ना वो ये होगा, एक तो आप बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे जो जोन होते हैं ना उनको नहीं मार्क करेंगे, उनको ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। आप हमेशा H4 के अंदर जब रहेंगे, स्टार्ट के अंदर डेफिनेटली वहाँ पे आपको ट्रेड को फाइंड करने में जो आपका यूँ कह लें कि जिस जगह से मार्केट की आपको एक्चुअल में मूव मिल सकती है, कोई 10, 20, 15 पिप्स ऊपर नीचे करके, उस एरिया को फाइंड करने में, ढूंढने में जो है वो आसानी होगी। स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जाहिर सी बात है जब आप जाते हैं तो वो कहीं पर भी बहुत सारे जो है वो बन रहे होते हैं, पड़े होते हैं। कहीं पर H1 का ब्रेक पड़ा है, कहीं पर 30 मिनट का ब्रेक पड़ा है, कहीं पे आपका 15 मिनट का पड़ा हुआ है, और कहीं पर एक्सपेरिमेंटल इनगल्फिंग या डबल इनगल्फिंग, इस तरह से करके स्मॉल टाइम फ्रेम में चीज़ें आ रही होती हैं। जब तक ये चीज़ें आपके बड़े टाइम फ्रेम के साथ जो है वो मिल के ना आ रही हों, आप उन टाइम फ्रेम्स के अंदर ना जाएं। जब आप कल को बड़े टाइम फ्रेम की एक्सपर्टीज़ हो जाएंगी और आपके लिए एरियाज़ को फाइंड करना आसान हो जाएगा, तो फिर आप उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो जा सकते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अब आपने इसको फॉर एग्जांपल जो है वो मार्क कर लिया, ये आपका एक जोन है, ये आपका जो है वो एक जोन है, इसको मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ। इसकी बेसिक जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे जिस एरिया को हमने देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि अगर तो आपकी मार्केट जोन बाय जोन चलती है, सिर्फ ये हमारा काम है कि हमने इस एरिया को फ़िल्टर करना है। यानी कि इसको यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर
फॉर एग्जांपल ये मार्केट आई, इसको रिस्पेक्ट दी, इस जोन पे आई, रिस्पेक्ट दी, नीचे एक जोन पड़ा हुआ था, उसके ऊपर मार्केट आई, उसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, उसको भी जो है वो रिस्पेक्ट दी। ये आपका, इसको हम कहते हैं कि जोन टू जोन मार्केट आपको अच्छी रिस्पेक्ट जो है वो दे रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाती है नहीं जाती वो कहानी अलग है, हो सकता है इसको टच करके नीचे आ जाए, इसलिए मैं उससे ऊपर नहीं लेके जा रहा, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एरिया बाय का था, दूसरा एरिया बाय का था, तीसरा एरिया बाय का था। ये चीज़ तो हमें चार्ट के ऊपर देख के समझ लग रही है कि जो भी इनगल्फिंग बन रही है, अगर मार्केट उन हर इनगल्फिंग को रिस्पेक्ट दे रही है, और ये मिनिमम जो आपका क्या उसको कहते हैं, इसके अंदर तो अभी यहाँ पे है नहीं, इसको मिनिमम आपका ये होना चाहिए, ठीक है, H4 आपका मिनिमम होना चाहिए इसके अंदर, पूरे के अंदर। तो अगर आपका ये क्या उसको कहते हैं कि ये भी सेम जोन है, ये भी सेम जोन है, इससे नीचे मैं अभी बात नहीं कर रहा। अगर ये आपका H4 है और H4 के अंदर मार्केट जोन टू जोन वर्क कर रही है और आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है वो इनगल्फिंग सेल बनाई थी और इसको भी मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट दे रही है, यूँ नीचे आ रही है, तो फिर हमारा काम क्या रह जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर? ऐसी कंडीशन में हमारा ये काम होता है कि हमने सिर्फ ये फाइंड करना होता है कि भाई इस एरिया के अंदर एग्जैक्ट पॉइंट क्या है जहाँ से मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाएगी, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में। क्योंकि जोन टू जोन तो मार्केट चल रही है, आप देख रहे हैं कि हर H4 को ऑलमोस्ट मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, तो फिर हमारा ये काम है कि हमने इसको सिंपल फिल्टर करना है, मतलब हमने सिर्फ वो एरिया ढूंढना है कि जहाँ से मार्केट एग्जैक्ट मूव कर सकती है, सही है। लेकिन अगर मार्केट ये करे कि उसको रिस्पेक्ट दी है, इसको ब्रेक कर दिया है और उसके बाद इसको छोड़ के भाग गई है, फिर यहाँ पे एक इनगल्फिंग बनाई थी मार्केट ने, उसको रिस्पेक्ट दी है और उसके बाद फिर आके जिसको छोड़ के भागी थी, डाउटफुल होगी थी वो चीज़, उसको आके मार्केट अगेन रिस्पेक्ट दे के इसको डबल टाइम फिर रिस्पेक्ट दे रही है, और जो फ्रेश जोन है उसको मार्केट ने जो है वो किसी तरफ भी ना ब्रेक की तरफ ना दूसरी तरफ मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। जब मार्केट थोड़ा सा ऐसे चलेगी तो डेफिनेटली ये मार्केट डिफिकल्ट होगी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे कि ये डिफिकल्ट मार्केट है इस टाइम, क्योंकि कुछ जोन मार्केट ब्रेक कर देती है, कुछ को मार्केट चला देती है, सम टाइम किसी को डबल टाइम चला दिया, सम टाइम किसी को मिस करके चला दिया, सम टाइम जो है वो बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई इनगल्फिंग को उठा दिया। अब आपके लिए मार्केट जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तरफ आपको सब जोन को रिस्पेक्ट मिल रही थी और अब ऐसा नहीं हो रहा। ऐसी कंडीशन के अंदर जो कि मार्केट की करंट इस टाइम जो है ना वो कंडीशन है, सही है, जो मार्केट की इस टाइम कंडीशन है, या जिस तरह मार्केट बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एक एरिया है उसके अंदर, कंजस्टेड मैं H4 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, पिप्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा। पिप्स के हिसाब से आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत बड़ी रेंज है, 1000 पिप्स की रेंज है या 500-600 पिप्स की रेंज है। लेकिन अगर H4 के हिसाब से बात करेंगे तो मार्केट उसी एरिया के अंदर कुछ को ब्रेक कर रही है, कुछ को जो है वो चला रही है, कुछ को ब्रेक कर रही है, कुछ को जो है वो चला रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर यह मार्केट जब फास्ट होती है तो उस कंडीशन के अंदर दो तरह के एरियाज जो है वो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। पहला एक एरिया होता है कि जिसको हम कहते हैं कि जो है वो आपने फ्रंट साइड पे जो ट्रेड करना होता है। फ्रंट साइड कौन सी है? फ्रंट साइड ये है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये मार्केट की ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि ग्रीन कैंडल है बड़े टाइम फ्रेम की, तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे तो मार्केट की फ्रंट साइड है। तो जब हम फ्रंट साइड की तरफ जो है वो मार्केट को वॉच करेंगे या उसकी ट्रेड लेंगे तो उसके अंदर जो उसका डीप एरिया होगा उसको हम फोकस करेंगे, ठीक है। उसके अंदर से मोस्टली चांस होगा कि मार्केट देगी। और एक चीज़ याद रखें कि आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि डीप एरिया के अंदर तो बहुत अच्छी सी और क्या उसको कहते हैं कि क्लीन सी इनगल्फिंग बाय मिलेगी और आप कहेंगे कि ये मार्केट का डीप एरिया, ऐसा नहीं होता। इतनी ज़्यादा अगर आसान होगी तो वो सिर्फ यहाँ पे हो सकती है देखने में, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपकी इनगल्फिंग पड़ी हो, ठीक है, लेकिन पीछे से मार्केट के अंदर एक क्लीन इनगल्फिंग सेल ब्रेक भी पड़ी हो। तो जो सेल ब्रेक है उस एरिया के अंदर जो सबसे लास्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट पड़ा हुआ है बाइंग का, कोई भी हो सकता है, वो डबल इनगल्फिंग बाय का हो सकता है, सेल ब्रेक का हो सकता है, इस तरह से करके कि यहाँ पर तो आपको क्लीन अब जो है वो मार्केट ग्रीन नज़र आ रही है, ऐसे कि यहाँ से तो मार्केट इस तरह आ रही है, प्रॉपर ग्रीन है, ठीक है। और ग्रीन बनने के बाद इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन प्रॉपर मार्केट नीचे से इस तरह आई है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे वाले एरिया के अंदर। इसको थोड़ा सा मज़ीद ऐसे कर लेते हैं और फिर इस एरिया के अंदर मार्केट आके आपकी ऐसे बनाती है और इसको हम रेड कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी विक शिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद समझ गए हैं।
अच्छा, उसके बाद मार्केट इस तरह से चलेगी। अब आपके लिए उस एरिया के अंदर चूंकि बिल्कुल क्लीन और सामने पड़ी हुई है कैंडल, तो वो आपके लिए डीप एरिया हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना जो क्लीन एरिया होता है, बहुत कम चांस होते हैं कि वो मार्केट का डीप एरिया होगा। सही है। हाँ, मार्केट के अंदर कैंडल अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए H4 की, फिर उसके अंदर आपका अगर डबल H1 आ जाए, 30 मिनट आ जाए, तो फिर वो डीप एरिया के तौर पे मार्केट के अंदर कंसीडर हो सकती है। लेकिन अगर ये नीचे से मार्केट क्लीन जो है वो ग्रीन के साथ आ रही है, तो इस बेस पे हम इस एरिया को नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या पीछे मार्केट के अंदर कोई ऐसी जो है वो कैंडल पड़ी हुई है जो मार्केट ने इनगल्फिंग सेल पड़ी थी, फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये ऐसे बनेगी इस तरह से। ठीक है, ये इनगल्फिंग सेल थी और मार्केट ने बाद में आके क्या किया, इसको ऐसा भी पॉसिबल है कि ये डाउन साइड पे मूव कर करके यहाँ पे आके मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, रिस्पेक्ट दे के किया या जैसे भी किया, फिर आपका डीप एरिया जो है वो बनेगा। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा जो है वो माइंड के अंदर रखना है कि फ्रंट साइड के लिए हम हमेशा जो हमारा लास्ट एरिया होता है वो डीप एरिया होता है बाय सेल के लिए। और इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो ब्रेक के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो वो हमारे पास सेकंड एरिया जो होगा वो होगा। उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको फिर वन टाइम के बाद हम रिमूव कर देंगे और इसको देखेंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा आसानी के साथ और इजीली मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है, तो वो फिर इस तरह से आपको जो है वो समझ आएगा। अब ये क्या हुआ कि ये एरिया पूरा का पूरा यूज़ होने के बाद इसको मैंने एक एग्जांपल के लिए लगाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये आपके पास जो है वो एरिया है, और इस तरह से करके इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देने के बाद यूँ इसको ब्रेक कर चुकी हुई है। ठीक है, अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ये H4 की बात हो रही है, बस आपने ये जो है ना वो माइंड के अंदर रखना है। आ जाओ भाई, चलो इसको इधर रख लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट मिली या नहीं मिली उसको आप छोड़ दें। अब उसके बाद क्या होता है कि रिस्पेक्ट यूँ समझ लो मिल गई है, विक लग गई है। उसके बाद मार्केट इस एरिया को पूरे को ब्रेक कर देती है। सही है, जब इस पूरे एरिया को मार्केट जो है वो ब्रेक करेगी, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये ऐसे आई है मार्केट। सही है, इसको रिस्पेक्ट दी है, इसको भी दी है। चलो, अब उसके बाद ब्रेक हुई है। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने लगा दिया, जो न्यू है वो कंफ्यूज ना हो। ऐसे मार्केट एक्चुअल में चली है। अब ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो ब्रेक हो चुका हुआ है। अब जब ये एरिया आपका ब्रेक हो गया है, उसके बाद अब अगेन आप डीप एरिया का वेट करेंगे। वो कौन सा बनेगा, ये वाला। फ्रंट साइड का तो यही था। ठीक है, लेकिन जब अपोजिट साइड के लिए यूज़ करेंगे फिर ये होगा। फ्रंट साइड पे ग्रीन था, इस पूरे एरिया को आप मार्क कर लें रेड के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो आपका पहले ग्रीन था, अगर वो ब्रेक हो जाता है, नीचे प्रॉपर उसकी क्लोजिंग आ जाती है, फिर आपका जो एरिया होगा वो उसका लास्ट एरिया होगा। ठीक है, जो उसका पहला था। ठीक हो गया। तो इसी तरह से एक तो तरीका इसका सिंपल ये है कि आप एरिया टू एरिया अगर चलेंगे, जिस तरह कि अगर कोई भी एच डेली की ब्रेक होती है उसको मार्क कर लें, डेली की इनगल्फिंग बाय है उसको मार्क कर लें। इस तरह से करके भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा समझ आती है आसानी के साथ कि आप इस वाली बैक टेस्टिंग को, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताई हुई है, बहुत सारे ट्रेडर्स ने की भी होगी, तो उनको ये चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। फ्रंट वाला जो है वो डीप एरिया के ऊपर बैक टेस्टिंग करनी है आपने, और सेकंड साइड पे इसके ऊपर करनी है। लेकिन सबसे पहले जो आपने फोकस करना है वो इस वाले का करना है। ठीक हो गया, ये वाला जो है, क्योंकि जितनी मार्केट मुश्किल होगी, ठीक है, जितनी मार्केट डिफ़िकल्ट होगी, उस कंडीशन में जिस तरह अभी मैंने आपको कुछ कैंडल्स बना के दिखाई कि कुछ को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है नहीं दे रही, उतने मार्केट आपके जो छुपे हुए जोन है ना, जो डीप जोन है, उनको मार्केट चलाएगी उतना ज़्यादा। ठीक है, अब वो सीधे सीधे जो लेवल्स होते हैं उनको मार्केट आपको, अगर आप फिल्टर करने की तरफ जाएंगे एग्जैक्ट, यहाँ तो आपके पास इतनी परफेक्ट बैक टेस्टिंग हो किसी चीज़ की कि आपको पता हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया ये है, तो वो फिर आपका परफेक्ट चलेगा। अगर वो डाउटफुल है, वो नहीं चल रहा, तो फिर आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं कि जस्ट डीप एरियाज जो मार्केट के हैं उनका प्रॉपर वेट करें, चाहे वो ब्रेक होती हैं उस कंडीशन में, चाहे वो
फ्रंट साइड पे हैं उस तरफ, ठीक है, अपोजिट साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी डीप एरियाज को जस्ट मार्क करेंगे जब मार्केट थोड़ी सी फास्ट होती है चलने में, चाहे उसकी रेंज 500-700-800 पिप्स के अंदर है, लेकिन वो अगर पहुंच रही है मतलब कि किसी भी एरिया तक हर दूसरे दिन, तो वो डेफिनेटली आपको ट्रेड भी फिर दे रही होगी। तो इस तरह से करके फिर इसके अंदर समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो एरिया होता है ना बड़ा, ये वाला एरिया आप देखेंगे कि ये एरिया आपका वन टाइम टेस्टेड हो गया, यानी कि मार्केट आई, उसने इसके अंदर जो जोन पड़ा हुआ था एक बार दूसरे बार इसको रिस्पेक्ट देगी, लेकिन मार्केट अब इस बड़े एरिया को छोड़ नहीं रही, सही है। जितनी भी डेली कैंडल क्लोज हो रही है ना वो कोई प्रॉपर ब्रेक कर रही है, ना वो इनगल्फिंग बाय बना रही है, ना वो इनगल्फिंग सेल बना रही है। तो बस आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है कि जो आपका लास्ट आपकी जो मार्किंग है, अगर उससे आगे कोई फ्रेश जोन नहीं बन रहा, फिर आपकी वही लास्ट मार्किंग है, फिर उससे आप उसके ऊपर ही रहें। अगर आपको ये चीज़ आप देख रहे हैं कि एक मार्केट के अंदर कैंडल बनी है और उसने आके यहाँ पे पहले वन टाइम 2 टाइम उसने टेस्ट कर दिया जोन को, लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है, अगली बार उसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पा रही अभी। जब तक वो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं देती, आपने खुद से आइडिया लगा के उसके अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको ही मार्क करके रखें कि ये मार्केट, इसको अगर हम बाय साइड के लिए देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है फॉर एग्जांपल, इस तरह से रिस्पेक्ट देने के बाद नीचे आई और जो डीप एरिया होता है ना उससे ऊपर आके मार्केट की क्लोजिंग आ गई, उसके बीच में मार्केट की क्लोजिंग आ गई, तो फिर आपने इसको अप साइड के लिए ही अपने माइंड के अंदर रखना है, ये पूरी रेंज को, ठीक है। और इसी के अंदर से ही आपने क्या उसको कहते हैं कि जो भी न्यू मार्केट इनगल्फिंग बनाएगी, पुराने एरियाज यूज़ हो गए हैं तो उनके अंदर न्यू इनगल्फिंग के ऊपर अप साइड की ट्रेड के लिए जो है वो उसको वॉच करना है। अगर मार्केट आपका कोई भी जोन होता है ना, उसका कोई ना कोई कोर एरिया होता है, अगर मार्केट उसके नीचे को बड़े टाइम फ्रेम की क्लोजिंग दे देती है, देन हम फिर ये कहते हैं कि हम वेट करते हैं या तो प्रॉपर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए या फिर मार्केट दोबारा जाके अप साइड पे ऊपर जाके जो है वो क्लोजिंग दे, तब वो एरिया फिर नॉर्मल सिग्नल्स के लिए या नॉर्मल ट्रेड के लिए वैलिड होगा। अदरवाइज फिर दरमियान में सारी हर्डल्स हैं। जिस तरह हम इस एरिया के अंदर अगर चल रहे हैं, अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया ऐसा एरिया है जिसके अंदर हम जितनी भी ट्रेड्स मिलेंगे उसको लो वॉल्यूम से करेंगे। और आपने देखा होगा, यानी कि ये मैं समझता हूँ कि जितने टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, उस टाइम से अब तक का सबसे बड़ा ऐसा पीरियड है कि जिसके अंदर मैं इतने टाइम से स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट का हिस्सा है और हमें उसके साथ चलना है, तो फिर हमें इसी तरह से ही उसके अंदर जो है वो ट्रेड करनी है। हाँ, जहाँ पे कोई अच्छा एरिया मिलता है, चाहे वो पिछले 2 वीक छोड़ के उससे पहले मिले थे, सिग्नल मिले थे, तो उसको उस तरह से भी हमने ट्रेड किया था, ठीक है। तो ये आपने बड़े टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रहा हूँ कि बड़ा टाइम फ्रेम जब तक ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, या जब तक एटलीस्ट उसका जो कोर एरिया है, जो उसका डीप एरिया है, उसके नीचे जाके मार्केट जो है वो क्लोजिंग नहीं दे देती, फिर वो जितनी दफ़ा मर्जी टेस्टेड है वो डेली, फिर भी आपने उसके अंदर फ्रेश एरिया अप साइड का वेट करना है, क्योंकि बड़ा एरिया बाय की साइड में स्टिल है। अगर उसको ब्रेक करना होता तो दोनों को टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ब्रेक कर देती, फिर दोबारा से अप साइड पे स्टे करने का रीज़न क्या है, ठीक है, मार्केट का प्राइस ने अप साइड पे स्टे क्यों किया हुआ है। तो ये मतलब इस तरह से हमने जो है वो इसको ज़हन के अंदर रखना है। लेकिन अगर मार्केट जाके नीचे क्लोजिंग दे देती है प्रॉपर, ठीक है, और सेम यही चीज़ अपोजिट साइड के लिए आपकी जो है वो काम आएगी कि जब इसने नीचे आके क्लोजिंग दे दी, जब तक इससे ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलती, डीप एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, ठीक है, डीप एरिया से क्लोजिंग नहीं मिलती, या आपकी जो सेल ब्रेक हुई है उससे ऊपर जाके मार्केट को क्लोजिंग नहीं देती, या उसके फ्रंट पे आके कोई फ्रेश इनगल्फिंग नहीं बनाती, उस वक्त तक हम इस एरिया को नहीं छोड़ेंगे। इसके अंदर हम सेल की ट्रेड को ही फाइंड करेंगे। जब भी इसके अंदर कोई ट्रेड बनेगी, H4 की इनगल्फिंग सेल बने, उसका एक कैंडल का मिनिमम एक्सपेरिमेंट हो जाए, फिर उसके अंदर जो फिल्टर एरियाज होंगे उसके अंदर हम ट्रेड कर लेंगे। समटाइम मार्केट अब तो जिस तरह इनगल्फिंग बना के जाती है, या उसके अंदर H1 या 30 मिनट अगर आपको मिल जाता है, सही है, तो उसके अंदर जो नेक्स्ट H4 बनती है उसका इतना एक्सपेरिमेंट होता है कि उसके अंदर जो फिल्टर जोन होते हैं वो वैलिड हो जाते हैं। लेकिन वो एरियाज अगर आप इन एरियाज के पास फाइंड करेंगे तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। अगर मार्केट जाके ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर आपको जाके कोई इनगल्फिंग सेल दे रही है, इस एरिया के पास जाके इनगल्फिंग सेल दे रही है, तो फिर बेहतर यह है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ डेज में ऐसी इनगल्फिंग मार्केट ने उठाई है, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ, यूँ समझ लें कि ये इसके बाहर आके मार्केट ने ब्रेक किया और जो मेन एरिया है वो सारा ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए जो है वो आपको इनगल्फिंग सेल दे रही है।
अगर जब मार्केट डाउन साइड पे इनगल्फिंग सेल देगी तो इससे नीचे आपको लाजमी कोई ना कोई एरिया ऐसा पड़ा होगा हाई रेंज का जो आपके लिए क्या जो बाय का होगा, सही है। तो फिर उसके अंदर मार्केट आपकी इस एरिया को इजीली ब्रेक करेगी। ये जो आपकी इनगल्फिंग सेल है इसको मार्केट ब्रेक करेगी और आपको इस एरिया से जाके जो है वो रिस्पेक्ट देगी, सही है। यहाँ से किसी भी एरिया से ट्रिगर होगी, फिर ये इसको इस तरह यूज़ करती हुई जाएगी, ठीक है। फिर ये कहानी जाके इधर इस तरह ऐसे जाके जो है वो सारा स्ट्रक्चर मोस्टली इसी तरह से जो बन रहा है अभी H4 का, उसके ऊपर मैं जो है वो बात कर रहा हूँ। तो इसको अब हम जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, अगर तो आपको समझ लगी है वेरी वेल, नहीं समझ लगी तो मैं इसको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से चार्ट के ऊपर अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अब हमने एक्चुअल में जो एरियाज़ को फाइंड करना है या मार्क करना है वो किस तरह से करना है, सही है। ये इसका सिंपल तरीका जो है ना वो ये है कि आपने कोई एक मंथ है, जिस तरह ये है 30 जुलाई है या सॉरी ये 1 जुलाई है, इस यहाँ तक कोई एक पूरे मंथ से आपने बैक टेस्टिंग जो स्टार्ट करनी है, मई से कर लें स्टार्ट, अप्रैल से कर लें, जनवरी से कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जनवरी तक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज था, अभी और है। तो पिछले 4-5 मंथ तक की बैक टेस्टिंग में रहेंगे तो फिर आपको जो है वो चीज़ें आसानी से समझ आती रहेंगी। अच्छा, अब इसके अंदर सिंपल जो तरीका है वो ये है कि आपने किसी भी, जिस तरह ये मार्केट यहाँ से अगर ट्रिगर हुई है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ट्रिगर हुई है, इसको मैं बैक कर लेता हूँ ऐसे। फ्रंट साइड से ज़्यादा अभी हम जिस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे वो अपोजिट साइड की ट्रेड के लिए करेंगे, ठीक है। जितनी मार्केट डिफिकल्ट होती है उतने आपके वो एरियाज चलते हैं जो ज़्यादा छुपे हुए होते हैं, सही है। तो मार्केट डेफिनेटली तभी डिफिकल्ट होती है। अब आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट इस एरिया को यहाँ से आई है और ये पूरा एरिया इसने जो है वो ब्रेक कर दिया है, ऐसे ही है। यहाँ से मार्केट आई है, इस एरिया इसने ब्रेक कर दिया। अब जब इसने इस एरिया को ब्रेक किया है तो हमने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ से जाते हुए इसने इस लाइन के अंदर पीछे कितनी इनगल्फिंग सेल थी उनको ब्रेक किया है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से ट्रिगर हुई है इसने पीछे कितनी इनगल्फिंग सेल थी उसको जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब सिंपल ये इनगल्फिंग सेल आपकी ब्रेक हो गई है, ठीक है, और उसके बाद आपकी ये इनगल्फिंग सेल जो है वो आपकी ब्रेक हो गई है, ऐसे है। तो ये जो आपका एरिया होगा इसको जो सेकंड वाला एरिया होगा, सही है, सिंपल उसको आपने फोकस करना है। और उससे नीचे जो भी इनगल्फिंग सेल होगी, यानी कि सेकंड से नीचे जो भी इनगल्फिंग सेल होगी, जिस तरह एक ये आपकी पड़ी हुई है ब्रेक, फिर फॉर एग्जांपल अगर ये भी बनी होती तो हम इसको भी मार कर लेते, उससे नीचे जो है उनको भी आपने मार कर लेना है। यानी कि मिनिमम पहली वाली को छोड़ के, सही है, फर्स्ट वाली को अप साइड पे फर्स्ट वाली को छोड़ के सेकंड वाली और थर्ड वाली इस तरह से आपने मार कर लेनी है। अब हमने ये देखना है कि जब मार्केट सेकंड वाली या उससे नीचे थर्ड वाली इनगल्फिंग के ऊपर मार्केट आती है तो फिर इसके अंदर से हमने अपनी ट्रेड को फाइंड करना है, इस एरिया के अंदर से, सही है। और हमारा जो फोकस होगा वो ये एरिया होगा। अगर हम इसको डेली के अंदर जो है वो लेके जाते हैं तो फॉर एग्जांपल जिस तरह ये इनगल्फिंग सेल थी ऐसे, ठीक है, ये आपकी इनगल्फिंग सेल थी, ये यहाँ पे ब्रेक हुई। अब इसको अगर H4 के अंदर लेके जाते हैं तो ये इनगल्फिंग सेल थी, ये इनगल्फिंग सेल थी, अब ये ब्रेक हुई। तो सबसे डीप एरिया कौन सा बन रहा है वो यहाँ पे आके आपका बन रहा है, ठीक है, ये आपका डीप एरिया बन रहा है क्योंकि सबसे नीचे ये एरिया पड़ा हुआ है। इस तरह से मैं सिंपल कह रहा हूँ। अब जितनी भी आपके ऐसे जोन होंगे जो चाहे फ्रंट साइड के लिए हो चाहे आपके ब्रेक साइड के लिए हो, आपने जस्ट फोकस करना है डीप एरियाज को, ठीक है। डीप एरिया को आपने फोकस करना है जो सबसे बाद में आप पहुंचेंगे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इस तरह से कह लेते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि मार्केट यहाँ से जाती हुई इनगल्फिंग बाय बना देती, ठीक है, तो फिर हम इनगल्फिंग बाय को मार्क करते, फिर हमें ब्रेक पे जाने की जरूरत नहीं थी। ब्रेक जाहिर सी बात है कि हमें भी पता है कि एज अ सपोर्टिव जोन तो पड़ा ही हुआ है ना पीछे कि वो मार्केट इसको जो है वो सपोर्ट करेगी जब मार्केट यहाँ पे आएगी। लेकिन एग्जैक्ट जोन फिर यहाँ से ढूंढते अगर यहाँ से मार्केट कोई इनगल्फिंग बाय बना के जाती। ये मैं उस कंडीशन में बात कर रहा हूँ जिसने बैक टेस्टिंग करनी है डेली को साथ जोड़ के। जिसने डेली को साथ नहीं अटैच करना उसके लिए सिंपल सीधी सी चीज़ ये है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी डीप जो है वो बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं। वो बस इस चीज़ को फोकस करेगा कि अगर मार्केट किसी भी एरिया को ब्रेक करती है तो वो हमने नीचे वाले सेकंड एरिया को जो है वो फोकस करना है और उसी के अंदर से ही हमने ट्रेड प्लान करनी है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट कोई एरियाज आते हैं तो हम उसको भी मार्क करते हैं। इसको मैं फिलहाल यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है, नहीं आगे कोई और एग्जांपल देखते हैं।
एक मिनट। ये है फर्स्ट वाला आपका, सेकंड वाला आपका ये है, ठीक है। तो उससे नीचे वाले जो आपके एरियाज होंगे ना, जिस तरह ये वाला एरिया पड़ा हुआ है, सही है। तो ये चीज़ भी हमने वो करना है, उसके ऊपर भी फोकस करना है कि ब्रेक करके वो टेस्टेड तो नहीं है जोन, ठीक है। तो जो ब्रेक करके फ्रेश जोन होगा वो आपका सेकंड जोन, उसको सिंपल जो है वो हम लेंगे, सही है। इसी तरह से जब मार्केट यहाँ से गई है, पहला ब्रेक ये किया उसने, फिर मार्केट गई है, फिर ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया। जब इस तरह से कोई बड़ी मूव आए, सेकंड जोन को आपने हमेशा फोकस करना है। अगर आप उस तरह नहीं कर सकते, फिर आप डेली के अंदर चले जाएं, ठीक है। ये यहाँ पर भी जो है वो सिंपल डेली आ रही है। फिर आपने ये चीज़ फोकस करनी है कि डेली के अंदर जो लास्ट जोन आ रहा है, फिर हमने उसको जो है वो सिंपल फोकस करना है, ऐसे, ठीक है। ये सेकंड वाला जोन था। इसको फिल्टर किस तरह से करना है, उसके अंदर कैसे ट्रेड लेनी है, वो सारी चीज़ें हम बाद में जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने जो है वो ये माइंड के अंदर रखनी है कि जब ऐसे कोई भी जोन पड़ा हो, जिस तरह ये इनगल्फिंग बाय आपकी पड़ी हुई है, इसको मैं रिवर्स लेके आता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर ना रहे। अच्छा, ये इनगल्फिंग सेल ब्रेक मार्केट ने आपकी की है। एक तो ऐसी कोई भी इनगल्फिंग जो बिल्कुल इक्वल इनगल्फ हुई हो, उसको आपने मार्क नहीं करना, ठीक है। या उसको आपने, जिस तरह ये ना एक जोन, एक पिप से या दो पिप से इसने इसको ब्रेक किया है, उसके अंदर, सॉरी, अच्छा ये गैप लगने की वजह से है, इसको हम ड्रॉप करते हैं, ये गैप लगने की वजह से है। अच्छा, इसके अंदर कोई भी ऐसी आपकी जो है वो होगी अपोजिट साइड के लिए, नहीं ये डाउन साइड की इनगल्फिंग है, लेकिन ये गैप लगने की वजह से यहाँ पे आई है। तो हमने जो पहली इनगल्फिंग सेल है, दूसरी इनगल्फिंग सेल आपकी ये पड़ी हुई है, लेकिन जो सिंपल आपकी डाउट वाली कैंडल्स है ना, उनको आपने, क्योंकि इसके अंदर गैप लग रहे हैं आजकल, तो उसको फिर आपने छोड़ते जाना है, सही है। सिंपल फिर कैंडल आपने वो मार्क करनी है जो आपकी पीछे आपकी कोई फ्रेश कैंडल जो है वो पड़ी होगी, सही है। इस तरह से करके सेकंड वाली को जो है वो आपने सिंपल मार्क कर लेना है, ऐसे। अब ये वाली कैंडल जो है ये आपकी टेस्टेड है। तो यहाँ से जब हम देखना शुरू होते हैं अप साइड से, तो हमारे पास जो जोन निकलेगा ना, वो यही वाला निकलेगा, ठीक हो गया। क्योंकि नीचे वाले जो दोनों जोन है, वो दोनों जोन आपके टेस्ट पड़े हुए हैं। तो जब टेस्टेड जोन हमारे पास पड़ा हो, फिर उसके साथ अगर फ्रेश इनगल्फिंग बाय पड़ी है, फिर उसको हम मार्क करेंगे, ऐसा ही है। अगर मैं इसको डेली के अंदर लेके जाता हूं, अगर ये उसके अंदर आ रहा है, ये आपकी डेली की इनगल्फिंग सेल ब्रेक है, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। ये आपकी इनगल्फिंग सेल ब्रेक है, उसके अंदर जो लास्ट जोन आपका आ रहा है इनगल्फिंग सेल ब्रेक के, वो ये दोनों आ रहे हैं। सेल ब्रेक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो है वो टेस्टेड हैं, लेकिन अगर इनगल्फिंग बाय उसके अंदर साथ पड़ी हुई है और उसके अंदर वो ग्रीन विक से अगर क्या उसको कहते हैं, वो टेस्ट करके जाती है, तो तब भी हम उसको जो है वो मार्क कर लेते हैं। अगर ये रेड विक से इसको टेस्ट करके जाती, यानी कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती, तो फिर डेफिनेटली वो खुद इट सेल्फ इनगल्फिंग बाय बन जाती, फिर हम उसको जो है वो मार्क कर लेते, ठीक है। ये ऐसे, ये है, ये उसके लिए है जिसने डेली को साथ मिलाना है। अगर डेली को साथ नहीं मिलाना, फिर आपका ये वाला एरिया जो है वो क्या उसको कहते हैं कि सेकंड एरिया जो है वो बनेगा। अगर मार्केट जाके अप साइड पे इसकी क्लोजिंग देती है, सही है, इससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, फिर इस एरिया को जो है वो सिंपल फोकस करना है। इसको आगे देखते हैं, आगे भी इसकी कोई एग्जांपल मिलती है तो उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अच्छा, अब जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने इसको इनगल्फिंग बना के इसको ब्रेक किया है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं आगे। अगर मार्केट आके इसको भी ब्रेक कर दे डाउन साइड पे, इससे नीचे अगर हमें जो है वो क्लोजिंग मिलेगी,
फिर ये वाली हमारी सेकंड जो है वो इनगल्फिंग होगी, सही है। यानी कि अगर यहाँ से मार्केट ऐसे आती है, इससे नीचे क्लोजिंग देती है, तो पहली फिर ये होगी, सेकंड ये होगी, फिर हमने इसको जो है वो ज़्यादा वैल्यू देनी है। ये उसके बगैर ही मार्केट जो है वो अपसाइड पे आ गई है, और ये वैसे भी वो वाली वीक है, लेकिन उससे पहले मार्केट इसको यहाँ से ऐसे चला रही थी, ठीक हो गया। लेकिन ये बात वही है कि फिर जब आपकी ब्रेक पड़ी हुई है, उसके अंदर सेकंड के अंदर अगर वो नहीं आ रही, सेकंड ब्रेक के अंदर अगर वो नहीं आ रही, तो फिर डेफिनेटली कि उसके अंदर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम उसके अंदर नहीं बैठ सकते। अच्छा, इनगल्फिंग, अच्छा जिस तरह ये है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे पीछे लेके आता हूँ रिवर्स। अगर मार्केट ये वाली क्लोजिंग इससे ऊपर देती, इस वाली सेल ब्रेक से ऊपर देती, फिर आपकी सेकंड इनगल्फिंग सेल ये बन जानी थी, सिंपल, ठीक है। अगर ये विक इससे ऊपर क्लोज हो जाती, फिर ये बन जानी थी। यानी कि जो आपकी सेकंड वाली इनगल्फिंग सेल आपको जहां पर भी मिलेगी, अगर मार्केट एक साइड पे 2 या 3 एक साथ ब्रेक करती है, तो सेकंड वाले को आपने हमेशा जो है वो फोकस करना है, वो वैल्यू देनी है, और वहीं से मार्केट का जो है वो मेन जो मूव है ना वो रिवर्स होगी सेकंड में। लेकिन मार्केट ने दोबारा, ये तो कल तक कहानी मेरे ख्याल है आ गई है, इसको पीछे जाते हैं और एग्जांपल देखते हैं इसकी। अभी भी अगर मार्केट इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, इससे ऊपर, तो फिर भी आपकी ये सेकंड जो है वो ब्रेक बनेगी, ठीक है। ये आपकी सेकंड ब्रेक बनेगी, क्योंकि फर्स्ट ब्रेक ये बन जाएगी यहाँ पे। अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे तो फिर सेकंड ब्रेक ये बन जाएगी, ठीक है। और यानी कि फिर हम वेट करेंगे डीप यहाँ तक आने का, इसके बाद यहाँ से मार्केट के अंदर बाय की ट्रेड देखेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है, सही है, और मार्केट इससे नीचे जाके जो है वो क्लोजिंग दे देती है, इससे नीचे, तो फिर आपकी सेकंड इनगल्फिंग ये वाली बनेगी सेल के लिए, सही हो गया। सेकंड का कंसेप्ट आपको समझ लग गया। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट आती है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है। जब इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो पहली जो इनगल्फिंग सेल होगी वो ये वाली होगी, ठीक हो गया। सेकंड ये वाली होगी, तो सेकंड वाली को जो है वो हम फोकस करेंगे। बेसिक जो कंसेप्ट है ना इसके अंदर डीप एरियाज तक मार्केट को फाइंड करने का, कि वो कौन से हैं, पहला टास्क आपका वो है। अगेन वो काम नहीं करना जिस तरह कुछ बैक टेस्टिंग मुझे आ रही थी, उसके अंदर सर ये 70 पिप की बन रही है, इसको क्या करें, 50 पिप की बन रही है, इसको ना करें, मार्क करते जाएं आप। आपको ये देखना है कि इस एरियाज के अंदर मार्केट का जो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट मार्केट देती है कि नहीं। अगर मार्केट उससे ऊपर नीचे भी कोई एरियाज पड़े हुए हैं उनको भी रिस्पेक्ट दे रही है, तो उसको फाइंड करने की, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट पता नहीं कितनी चीज़ों को चलाती है, अब हर चीज़ को पकड़ने बैठेंगे तो कभी भी आप सही एरिया जो है वो फाइंड नहीं कर सकेंगे अपने लिए, अपनी ट्रेड के लिए। एक जगह पे सेम डे के अंदर एसएमसी वाले को भी टीपी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, तो मुझे 2 टीपी नहीं चाहिए कि मैं उसकी भी पीएचडी कर लूँ, कि मुझे जो है वो उसके भी जो है क्या कहते हैं कि टीपी मिल जाएंगे, 2 और बढ़ जाएंगे, और एक मेरा ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे। तो उस चीज़ वो काम नहीं करना, सही है। आप जिस कंसेप्ट के ऊपर, जिस सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस रखें कि आपके हिसाब से आपका एरिया ये पड़ा हुआ है, यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट देती है कि नहीं, उस चीज़ को आपने जो है वो देखना है। पहली बैक टेस्टिंग के अंदर जितने सेकंड ब्रेक है, थर्ड ब्रेक तो ऑटोमेटिकली उसके बन जाएंगे, लेकिन ये चीज़ आपने ज़हन के अंदर रखनी है। अगर आपका सेकंड ब्रेक जो है वो टेस्टेड है, तो फिर आपका जो उससे नीचे वाला थर्ड ब्रेक होगा वो एक्चुअल में आपका सेकंड ब्रेक जो है वो कहलाएगा, जो फ्रेश होगा। लेकिन अगर आपका सेकंड ब्रेक फ्रेश है तो फिर सेकंड वेरी वेल, थर्ड फ्रेश है तो उसको भी मार्क कर लेंगे। अगर वो टेस्टेड है तो फिर सेकंड वाला जो है वो इनफ है, चाहे वो इस तरह से टेस्टेड हो जिस तरह से यहाँ से जो है वो मैं देखने की कोशिश कर रहा था।
थोड़ी सी कैंडल जो है वो कंफ्यूज करेंगी क्योंकि गैप लगे हुए हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा। तो आपने बस इस चीज़ को जो है वो फोकस रखना है कि गैप वाली कैंडल को आप अवॉइड कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, ठीक है, अब ये मार्केट यहाँ पे गैप के बाद जो है वो नीचे जाके क्लोज हुई है, सही है। यहाँ से हमने एक एरिया भी मैंने आपके साथ मेरे ख्याल शेयर किया हुआ था, वहाँ से मार्केट चली भी थी, लेकिन बात यह है कि वो किसी और बेस की वजह से था, वो यहाँ से इस बेस की वजह से एरिया मैंने शेयर किया था, लेकिन इसकी वजह से नहीं था। तो जो गैप वाली इस तरह से कैंडल्स होती हैं, गैप के अंदर ब्रेक हो रही है, गैप के अंदर इनगल्फिंग बाय कंप्लीट हो रही है, जिस तरह से अगर ये इनगल्फिंग बाय यहाँ से ऊपर जाके क्लोज हो जाती तो ये दरमियान में गैप था, फिर इसको आप अवॉइड कर दें, इसको ट्रेड ही ना करें। जिस तरह यहाँ पे है, सही है, क्लोज यहाँ पे हुई है, मार्केट यहाँ से ओपन होकर डाउन साइड पे आ रही है, तो उसको फिर जो है वो आप छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, एक और पॉइंट है इसके अंदर, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। जिस तरह ये है, ठीक है, ये डोजी कैंडल है, H4 के अंदर है, तो H4 के अंदर डोजी कैंडल थोड़ी बहुत जो है वो सपोर्ट कर देती है, लेकिन अगर वो आपकी यानी कि इस तरह से आ रही हो कि वो थोड़ी डीप हो, सही है, ऐसा नहीं है कि पहली कैंडल ही वो ना बन जाए। अब जिस तरह यहाँ पर भी है, अगर मार्केट इसके अंदर ऐसे यहाँ पे पीछे वाली कैंडल को टच किए बगैर, ठीक है, मार्केट यहाँ से बेशक इसके जो है वो विक लगाती पीछे और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप हो जाती, सही है, ऐसे विक लगा भी देती, खैर थी, मार्केट यहाँ से जो है वो इसके अंदर ड्रॉप हो जाती, तो ये वाली आपकी क्या बननी थी, सेकंड इनगल्फिंग। लेकिन इसके अंदर मार्केट ने यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसको ग्रीन के साथ प्रॉपर जो है वो टच किया है, इनगल्फिंग सेल को भी साथ में जो है वो किया है, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे जा रही है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास ये ब्रेक नहीं कंसीडर होगी, आपके पास सिर्फ ये एक ब्रेक कंसीडर होगी कि अभी मार्केट ने एक को ब्रेक किया है और वो भी गैप के साथ, ठीक है। तो जब मार्केट इस तरह से किसी एरिया को ब्रेक करे, गैप के साथ करे, गैप के साथ चाहे इनगल्फिंग सेल बने, तो फिर उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू देने की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है। सेम जगह के ऊपर अगर डबल जोन आपका आ जाता है, सही है, डबल जोन आपका आ जाता है, यानी कि रिस्की जोन डबल टाइम में सेम जगह पे सेल था, सेम जगह पे बाय बन जाता है, तब भी इंशाल्लाह वो यानी कि वन साइडेड जो रिस्की होता है ना, उसको आपने बस इग्नोर करना है। अगर वो सेम एरिया के अंदर बाय का भी बन जाता है तो फिर सेकंड साइड पे मार्केट इंशाल्लाह उसको चला देगी। इसके अंदर भी यही है सीन, सही है। जिस तरह यहाँ पे है इनगल्फिंग सेल ब्रेक, ठीक है, ऐसे, तो फिर ये इनगल्फिंग सेल ब्रेक है, ठीक हो गया। अब इसको एक बार अगर हम डेली के अंदर भी देखते हैं, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से रिवर्स करता हूँ, ये एरिया आपका इस तरह से आएगा, सही है, ये सारे के सारे ग्रीन के अंदर आएंगे, ऐसे, ठीक है। इसको पीछे से अभी डिलीट कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। डेली की इनगल्फिंग सेल ब्रेक हुई, H4 के अंदर लेके जाएंगे, ये ब्रेक हुई, ये मार्केट के अंदर आपकी ब्रेक जो है वो पड़ी हुई है, सही है, ये भी ब्रेक पड़ी हुई है, ये भी ब्रेक पड़ी हुई है, पीछे से ये दोनों ब्रेक आपकी सेम जगह के ऊपर आ रही हैं, यानी कि ये डबल ब्रेक वाला जो है वो सीन हो जाएगा। पहली वाली को स्किप करेंगे, ठीक है, और डेली का भी जो डीप है वो यही बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और इसके अंदर ये दोनों जो है वो जाहिर सी बात है कि सेकंड ब्रेक भी यही आ रही है, और सेकंड ब्रेक के अंदर दो आ रही हैं, डबल आ रही है,
ठीक है, और फ्रंट पे इनगल्फिंग बाय भी है। तो ये उतनी ज़्यादा दफ़ा मार्केट ने उस एरिया को, ये सारा जो है वो मार्केट ने जो है वो कचरा बनाया था यहाँ पे, बार 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 रिस्पेक्ट दी, और इस एरिया को ब्रेक करने, अभी चलो उसको डिस्कस नहीं करते, चीज़ें वो हो जाएंगी। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी थी इस जगह पे जब थी, जब मैंने बताया था कि ये किस कंडीशन में ये एरिया ब्रेक हो सकता है उसके लिए, तो वो वीडियो पड़ी है वैसे टिकटॉक पे। तो ये सीन था, ठीक है। इस एरिया के अंदर मार्केट ने आके बहुत टाइम स्टे किया, लेकिन जाहिर सी बात है हम 2 बार मैक्सिमम ट्रेड ले सकते हैं। एक बार ट्रेड लेंगे किसी फिल्टर एरिया से, अगर क्योंकि वो एरिया बड़ा होता है, सेकंड टाइम ट्रेड ले लेंगे। उससे ज़्यादा बार सेम एरिया के अंदर ट्रेड नहीं करते। उसकी रीज़न ये होती है कि हमें कंफर्म नहीं होता हमने उसकी जो मेन पोटेंशियल होती है वो यूज़ हो चुकी हुई है या नहीं हुई। तो हमने फर्स्ट टाइम पे ट्रेड लेनी होती है मैक्सिमम। इस तरह का कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया होगा तो सेकंड टाइम भी उसके अंदर से जो है वो ट्रेड देख लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मार्केट ने फिर उतने दिन वेट करवाया, अगर वो उतने दिन यहाँ पे स्टक रही, यहाँ से इसको ब्रेक ही नहीं कर पाई, उसके पीछे जो सारी रीज़न है वो आपके साथ अभी मैंने शेयर की हैं। सही है, इनगल्फिंग सेल ब्रेक डेली का भी इसके अंदर आ गया सिनेरियो, सही हो गया। और सेकंड ब्रेक के अंदर डबल इनगल्फिंग सेल आ गई प्लस इनगल्फिंग बाय। उस एरिया के अंदर मार्केट ने EH4 की कैंडल है, को 15 मिनट की या 1 घंटे की कैंडल नहीं है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने पूरा 24 घंटे इसको यहाँ पे स्टक रखा था। और उसके बाद फिर जब ये मेरा ख्याल है FOMC के बाद इसकी जो है वो मूव थोड़ी सी आई थी, तो तब, और यही रीज़न है कि यहाँ से फिर मार्केट को ये जो मैंने जोन आपके साथ शेयर किया था अभी, लास्ट रिजेक्शन जोन, जो ये इतना स्ट्रॉन्ग जोन था, इसी कोई लास्ट रिजेक्शन जोन के तौर पे यहाँ से शेयर किया था, ठीक है, 75 से। और ये, और उसको फिर मार्केट एक बार इसको कंप्लीट ब्रेक कर गया, सही है, कंप्लीट ब्रेक कर गया इसको मार्केट यहाँ से, सही है। इसको यहाँ पे जाके अगर डेली के अंदर देखेंगे, डेली के अंदर किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, इवन कि यहाँ तक भी नहीं ब्रेक हुआ था, यहाँ पे ब्रेक हुई मार्केट, सही है। रेड कैंडल के साथ मार्केट ने इसको टेस्ट किया, लेकिन ये इसका जो ये वाला एरिया था, ये सारा का सारा एरिया भी फ्रेश पड़ा हुआ था, ठीक है। तो बस इस तरह से इस एरिया के अंदर से डाउन साइड से जिस तरह आपका वो एरिया फ्रंट से जो है वो यूज़ हुआ, सही है, कितनी बार, इसी तरह से ये डाउन साइड से यूज़ हुआ कितनी बार, सही है। और उसी की बेस के ऊपर जो है ना वो ये एरिया आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ था। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सारी कहानी यहाँ से शुरू हुई थी, बल्कि यहाँ से डेली के साथ। तो समटाइम ऐसे एरियाज़ होते हैं, और इसके अंदर से मैंने कितनी स्मॉल ट्रेड्स ली थी, और ऐसे टाइम में ली थी जब मार्केट में हम ट्रेड नहीं करते, यानी कि सुबह के टाइम ली थी मैंने। और उसके बाद मार्केट जो है वो पूरा का पूरा यहाँ से ड्रॉप हुई थी, 500 पिप के लिए तो ड्रॉप हुई ही थी। तो कहने का मकसद यह है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं ना वो इसी तरह से ही आपके निकलते हैं। अब आपको सेकंड ब्रेक वाला जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया है। अगर डेली के साथ उसको अटैच करके देखना चाहते हैं तब आप फिर खाली ब्रेक को फोकस नहीं करेंगे, ब्रेक के अलावा डीप एरिया को फोकस कर सकते हैं जो लास्ट होगा उसके अंदर, ठीक है। वो चाहे फिर ब्रेक हो, अगर वो ब्रेक होता है तो डबल ब्रेक के अंदर वो चीज़ आ जाती है, जिस तरह इस एरिया के अंदर आई थी तो वेरी वेल। नहीं आती तो जो भी उसका डीप एरिया होगा उसके साथ बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप उसके अंदर नहीं जाना चाहते फिर आप सिंपल H4 को मार्क करें, और H4 के अंदर जो भी आपकी सेकंड ब्रेक होगी उसके ऊपर आपने सिंपल ये देखना है कि मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है या नहीं दी रिस्पेक्ट। अगर तो उसके अंदर रिस्पेक्ट दी है तो कम से कम आपका पहला जो फर्स्ट क्या उसको कहते हैं, किसी भी सेटअप के ऊपर वो होता है ना कि आपको एक ट्रस्ट हो जाता है कि ये चीज़ काम कर रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये बेसिक चीज़ नहीं है, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है मार्केट के अंदर। तो अगर ये चीज़ आपको रिस्पेक्ट दे रही है तो फिर इसके फ़िल्टर एरिया के ऊपर काम करने का फ़ायदा है। अगर ये चीज़ काम नहीं कर रही तो फिर इसके फ़िल्टर एरिया को पहले फाइंड कर लेंगे। उसका क्या फ़ायदा कि जब मार्केट पूरी की पूरी कैंडल को इजीली ब्रेक कर देती है, लेकिन अगर मार्केट वहाँ पे स्टक होती है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम भी मूव देती है, सेकंड टाइम भी मूव मार्केट सम टाइम दे देती है, 2-2 बार वहाँ से रिस्पेक्ट या रिजेक्शन मार्केट ले रही है, तो इसका मतलब है ऐसे सेटअप के फ़िल्टर लेवल के ऊपर काम करना चाहिए हमें। फिर हम उसको भी इंशाल्लाह जो है वो देख लेंगे। तो ये चीज़ है। सेटअप इसके कितने बनते हैं, अगर आप पिछले, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 4 मंथ की अगर बैक टेस्टिंग करेंगे तो इसके कोई 25 से 30 सेटअप
आपको जो है वो इजीली मिल जाएंगे। अगर डेली को साथ मिला के बैक टेस्टिंग करेंगे तो फिर आपको 35 से 40 के करीब इसके ओवरऑल सेटअप्स जो है वो मिलेंगे। और अगर 35 से 40 सेटअप्स इतने टाइम के अंदर मिल जाते हैं तो ये आपने इसको डीप एनालिसिस के नाम से आप इसको एक ही सेटअप कंसीडर कर सकते हैं, सही है। और दूसरा सेटअप जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग वाला है। स्ट्रॉन्ग की कंडीशंस जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी अलग है, और अगर वो चीज़ अलग से काम कर रही है, ये चीज़ अलग से काम कर रही है, और दोनों के सेटअप्स जाके आपके 80 के करीब हो जाते हैं या 100 के करीब हो जाते हैं पिछले 3 मंथ के अंदर, 4 मंथ के अंदर, तो ये 2 सेटअप्स के अंदर आपके इतने क्या उसको कहते हैं कि ट्रेड्स आपकी बन रही हैं, सही है। तो जब हम फिल्टर्स की तरफ जाएंगे, फिल्टर जब हम इसको करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी ट्रेड्स बन जाएंगी, अच्छे सेटअप्स बन जाएंगे, ट्रेड बन जाएंगी। और उसके अंदर एसएल रेशो कितनी है, सही है। अगर इसके अंदर भी 20% है, पीछे वाले के अंदर भी 20% है, तो फिर इट्स मीन कि इसके अंदर 80% की एक्यूरेसी है दोनों सेटअप को मिला के, और इनकी 3 से 4 मंथ के अंदर दोनों की 100 के करीब ट्रेड्स हैं। तो ऐसे जब हम कुछ सेटअप्स को और साथ मिलाएंगे तो डेफिनेटली वीकली बेसिस के ऊपर आपको 8-10 ट्रेड की रेंज इजीली उसके अंदर जो है वो आप आ जाएंगे, सही है। तो किसी भी सेटअप को देख के कि ये 10 बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, इसके ऊपर नहीं जाना। जब डिफरेंट सेटअप्स बन रहे होते हैं तो डेफिनेटली जब 5-6 सेटअप्स के साथ आप ट्रेड करते हैं चार्ट के ऊपर तो आपकी ट्रेड्स भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आपने बैक टेस्टिंग करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो आप बैक टेस्टिंग करेंगे, जो भी आप क्वेश्चन होंगे, आपके माइंड के अंदर चीज़ें होंगी, इवन कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप डेट वाइज कैंडल को नोट कर लें कि ये वाली कैंडल है, सही है, कि 27 फरवरी की 5 बजे वाली जो है वो कैंडल है जनवरी के मंथ की ही, तो इसने इस तरह क्लोजिंग दी थी, ऐसे किया था। ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि देखें मैं अलग पीडीएफ देख के सब लोगों को अलग अलग इस तरह से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हाँ क्वेश्चन आंसर के सेशन के अंदर आके अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो फिर वहाँ पे मैं आपको इजीली जवाब दे सकता हूँ। और वो भी क्वेश्चन आप ग्रुप के अंदर रिप्लाई का जो ऑप्शन है उसके अंदर, जाहिर सी बात है मैंने आपको कहा हुआ है। तो वहाँ पे अगर आप कोई कैंडल नोट करके कि यहाँ पे जोन कंप्लीट हुआ है या यहाँ से जोन स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर ये कंडीशन है, ये यहाँ पे इस तरह से हुआ है, जिसकी समझ नहीं लगी तो मैं उसी टाइम चार्ट के ऊपर जाके उसको मार्क करके उसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये डेली के साथ डीप जोन की बैक टेस्टिंग है, और सेकंड जो है वो H4 की जो है वो सेकंड कैंडल की जो है वो बैक टेस्टिंग है। ये 2 बैक टेस्टिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वेबिनार के अंदर इसके ऊपर अगेन बात करेंगे। बहरहाल थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।